नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10th में सामाजिक के बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपकी किताबें वही है पुरानी जो पिछले साल चलती थी। ठीक है, ये बुक का कवर पेज देख रहे हो आप, ये वाला सामाजिक विज्ञान 10th इस तरह से लिखा गया है। तो आपकी जो बुक है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब ही रहेगी, NCERT के आपके नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक बारी आप सिलेबस देख लो। इसमें शुरू में ही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जानकारी होना सभी को बेहद आवश्यक है। ठीक है, पेज पलटो और यहाँ पे निकाल लो, सब अपनी अपनी किताब खोल के बैठो और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप उसको बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हो जो पूरी किताब है वो लगभग 6 भागों में बटी हुई है। कितने भाग में? 6। पहला देखो हिस्ट्री में यानी इतिहास 20 नंबर की आएगी। नागरिक शास्त्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 20 नंबर का। ज्योग्राफी यानी भूगोल 18 नंबर की। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र ये 18 की आएगी। और बाकी 2 नंबर सड़क सुरक्षा के और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के भी 2 मार्क्स इसमें दिए गए। 4 नंबर के ये अलग से। तो मुख्य रूप से 4 पार्ट हैं इसके, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप हिस्ट्री में देखो। हिस्ट्री बहुत बड़ी है और कई तरह के इसमें चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज सबका डिवाइडेशन है और सभी के मार्क्स भी डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखो पहला जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत, शुरू से लेकर के 1206 तक का इतिहास इसमें दिया गया है। ठीक है, कितने नंबर का चैप्टर है ये? 5 नंबर का। और इस पहले चैप्टर में क्या क्या दिया गया है? महाजनपद काल पढ़ने आपको, उसके बाद राजस्थान के जनपद पढ़ने हैं आपको। जांगल जनपद था, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद और सिवी जनपद। ठीक है, फिर हम मौर्य काल पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, चोल वंश, चालुक्य, पल्लव, पौल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये उस समय के राजवंश थे। ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण कर एवं आत्मसातीकरण, यानी बाह्य जो विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, सबसे पहले हूण, फिर शक और फिर कुषाणों के आक्रमण भारत पे हुए। ठीक है, ये हो गई पहले चैप्टर की बात। सेकंड में आप देखोगे संघर्षकालीन भारत, तब भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। बात है 1206, है ना। तो वहाँ से लेकर 1757 तक की बात करेंगे इस चैप्टर में। इसका भी 5 नंबर का डिवाइडेशन है। दिल्ली सल्तनत विकसित हुई और वहाँ किस किस के शासन रहे 1206 से 1526 के बीच में। ठीक है, उसके बाद तो फिर मुग़लों का शासन आ जाएगा 1526 के बाद। तो ठीक, मुग़ल आ जाएंगे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ जाते 1700-1857 के आसपास। तो ठीक है, तो 26 से लेकर 1757 तक मुग़लों का शासन रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ मुग़लों से किन किन ने विरोध किया सत्ता के साथ, जैसे राव सेका है, हमीर चौहान है, महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह है, सवाई जयसिंह है और अमर सिंह राठौर है। मराठों का इतिहास आ जाएगा। फिर उसके बाद शिवाजी के विशेष, जिसमें आप शिवाजी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। विजयनगर और बहमनी का साम्राज्य, फिर इसमें हम पढ़ेंगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव, विकास, और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। और इसका भी डिवाइडेशन है 5 नंबर का। तीसरा, अंग्रेज़ों का साम्राज्य हमारे इंडिया पर, यानी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो उनसे संघर्ष चला 1757 से लेकर 1857 तक का स्वतंत्र संग्राम, फिर जनजातीय आंदोलन होंगे, क्रांतिकारी संगठन होंगे, किसान आंदोलन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखो राजनीतिक आंदोलन भी हुए 1857 से 19 के बीच। फिर 19 से 47 हमारा देश आज़ाद हो गया। जनजातीय किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, ये सारे हम सेकंड चैप्टर में। ये तो हो गई इंडिया की हिस्ट्री।
फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसमें, विश्व इतिहास, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति, जर्मनी, इटली का एकीकरण, ये सब 4 नंबर का टॉपिक है। फिर आपकी पॉलिटिकल आ जाएगी, नागरिक शास्त्र जिसको कह सकते हैं, अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, कार्यप्रणाली, सहभागिता, चुनौतियां वगैरह वगैरह, ये सारे आपको 5 नंबर हैं। केंद्र सरकार में जितने भी हैं केंद्र के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, संसद आ जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा आ जाएगी। और ये सारे जो आप देख रहे हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके गठन अधिकार, शक्तियाँ, विपक्ष की भूमिका, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, गठन क्षेत्र गठन और न्यायाधीशों की योग्यता। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप इस सिलेबस से आप आराम से इसको देख लेना। 7 नंबर का बस ध्यान रखना है, जो इधर चैप्टर में जो दे रखे हैं, अगर इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 7 के आएंगे। ठीक है, इधर 8 के आने, 8 के आते हैं, 3 के आते हैं या 3 के आते हैं। तो यहाँ तक तो आपकी पॉलिटिकल है 3 चैप्टर में, और फिर यहाँ से आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट हो जाती है, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट पेज देखो इधर, यहाँ पे भी निर्माण उद्योग आ गया, मानव संसाधन, ये फिर आपका किस में आ जाएगा, अर्थशास्त्र में आ गया ये सब, मुद्रास्फीति, वित्तीय, ये वाले जो भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक अवधारणाएं। ठीक है, और यहाँ तक तो आपका किस में, ज्योग्राफी में है। ठीक है, तो आज देखो सबसे पहले बात करें हम चैप्टर नंबर 1 स्वर्णिम भारत, तो इसमें जो पहला चैप्टर है अपना, इसमें देखेंगे हम स्वर्णिम भारत कहाँ से लेकर, प्रारंभ से लेकर 1206 तक। एक बार आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो ज़रा इसमें देख लेते हैं। पहले जो आपकी इंडेक्स दे रखी है, इसमें कई सारे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, और आप इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, ये जो लिख रहा है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जनपद, राजस्थान में मुख्य रूप से 4 थे। ठीक है, जांगल जनपद, मत्स्य था, सूरसेन था और सिवी जनपद था। फिर उसके बाद मौर्य काल पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन, ये सारे वंश हैं जो हैं उस समय के राजवंश थे, ये इनको पढ़ेंगे। फिर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये सारे साम्राज्य। उसके बाद जो विदेशी आक्रमण हुए भारत पर उस समय हैं, तो उसमें तो हूण थे, शक थे और कुषाण थे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 1 खोलो और सब अपनी अपनी किताब निकाल लो। ये लो चैप्टर नंबर 1, क्लियर सभी को, दिख रहा है सभी को यहाँ पे? ओके, तो शुरू करते हैं इसको। मैं जिस आप पेन या पेंसिल लेके बैठो, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कराता हूँ उसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे साथ के साथ, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो भारत का इतिहास, स्वर्णिम भारत हम पढ़ेंगे प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, यानी हमारी एक परंपरा रही है, वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी बातें अपने भारत के संदर्भ में कही जाती है। ठीक है, और एक कामना की गई है हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। ये हमारे आदर्श हैं। फिर उसके बाद उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। जो समुद्र पार जितने भी देश हैं वो भारत को द्वीपांतर कहते थे। शक्तिशाली जलयानों में पहले जो आवागमन के साधन थे, जो दूसरे देशों के लोग अपने यहाँ आते थे, वो या तो घोड़ों से आदि से आया करते थे या जलयानों से, जलमार्ग से आया करते थे। उसमें बाहर जो जलयानों से यात्रा करके भारत आते थे, ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। भारत जो प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। 6000 वर्ष पहले आज से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पर जलयान चला करते थे। ठीक है, तो इसका उल्लेख भी विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों से विश्व के विभिन्न देशों से में पहुंच और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत,
वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया और भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से विकसित स्वरूप दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से एक वैभव संपन्न और समृद्ध देश था। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, फिर रामायण महाभारत का जो काल था वो भी हमारे स्वर्णिम युग की तरह एक भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रामायण महाभारत के भारत विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श भी रहा है। ठीक है, अगर आप अब यहाँ से देखो अंडरलाइन करना, हमारा महाजनपद काल जो है, इसके बाद देखो सबसे पहले ये जो सभ्यताएं थी कई तरह की, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, या ऋग्वेद कालीन पढ़ते हैं एक तो, और एक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो तो हमारा जो महाजनपद काल था वो भी गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का सबसे आदर्श स्वरूप माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई और कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, यहाँ से फिर अंडरलाइन करो आप, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया, यानी कमज़ोर बना दिया, और छोटे छोटे जनों का स्थान अब किसने ले लिया? बड़े जनपदों ने ले लिया। और ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद किस में बदल गए? महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। कहने का मतलब ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में प्रारंभ में क्या था? उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। इसका मतलब ये होता है कि भारत में किसी भी प्रकार का एक छत्र राज्य नहीं था और भारत कहीं विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली हुआ करते थे। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल की शुरुआत होती है 600 ईस्वा पूर्व से। ईसा पूर्व और ईसवी आप समझते हो, ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से, जैसे मान लो ये 0 है, ठीक है, और ये ईसा का जन्म है, ठीक है, तो इससे पहले जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, इससे पहले वो सब कहलाती है ईसा पूर्व, ठीक। और ईसा के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब कहलाती है ईसवी, ठीक है। तो यहाँ मान लो 0 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी कितने हो गए? 2020, ठीक है। और ये ईसा पूर्व इससे भी पहले लगभग 600 वर्ष पहले की बात बता रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, इससे 600 वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ भी वापस 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे तो लगभग यहाँ ये 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है ये, और 600 से कितने तक? 325 ईसा पूर्व की बात की गई है, ठीक है। तो ईसा पूर्व समझ में आ गया। इंग्लिश में बीसी कहते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो उस समय महाजनपद काल का उदय हुआ
और उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। यहाँ से इसको अंडरलाइन करो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई है। जिन्हें आप यहाँ हेडिंग लगाना, महाजनपद काल लिखना 600 से 300 ईस्वी। ये ऐसे नोट्स बनाना है सबको, ठीक है, ऐसे लिखते चलना। 6ठी शताब्दी से लेकर ये सारा उसमें लिखना। और एक ग्रंथ था बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। कितने विद्यमान थे? 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो आप 16 महाजनपद देखो। काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये जनपद के नाम है। ये समझ लो कि एक क्षेत्र थे और यहाँ अपने अपने सबके अपने अपने स्वामित्व थे उस समय, लगभग 600 से 325 ईसा पूर्व। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। जानते हो इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन है ये सब। महाभारत में इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरुओं की, ठीक है, कौरव जो थे उन्हों की। अंग देश की राजधानी थी चंपा। अंग देश आपको याद हो, महाभारत में जो कर्ण था दुर्योधन का मित्र, वो अंग देश का ही राजा था, ठीक है। मगध भी ये महाभारत कालीन ही था, जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी, विदेह और मिथिला इसकी राजधानी थी। मल्ल जनपद जो था इसका कुशावती या जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है, इसकी राजधानी हुआ करती थी। चेदी, चेदी अगर आपको याद हो, उसी महाभारत कालीन समय में जो शिशुपाल था वो चेदी का राजा था। चेदी नरेश था। चेदी ये राजवंश का महाजनपद का नाम है। उस समय एक राज्य हुआ करता था चेदी, और वहाँ का जो राजा था वो था शिशुपाल, ठीक है। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या, ठीक है। ये बुद्ध काल में 2 भागों में बटी हुई थी। उत्तरी भाग की राजधानी को तो साकेत कहते थे और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती कहलाती थी। पांचाल जनपद ये भी 2 भागों में, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले। उसके बाद मत्स्य जनपद जो था ये हमारे राजस्थान का महाजनपद है। ये इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। सूरसेन जनपद ये मथुरा की राजधानी मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये भी राजस्थान का है। असंक जो महाजनपद था उसकी राजधानी पोतनिया पाटेली। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। गांधार जनपद जो था, गांधार जानते हो, यहाँ का जो दुर्योधन का मामा था शकुनी, वो यहीं का था गांधार का, ठीक है। और ये इसकी राजधानी थी तक्षशिला। समझ में आ रही बात सबको। उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये बात है लगभग 600 से 325 ईसा पूर्व की, ठीक है। ईसा पूर्व और ईसा के बाद की बातें मैं बता चुका हूँ। जैसे ईसा के जन्म को 0 से मानते हैं, तो उससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब ईसा पूर्व कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको ईसा पूर्व। उसके बाद की जो ईसा के जन्म के बाद जो हुआ उसको ईस्वी कहा जाता है। और ये सारी जो आज हम देख रहे हैं ये सब ईसा के जन्म के बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये माना गया था 0 से, ठीक है। 16 नंबर का अपना महाजनपद जो था कंबोज और उसकी राजधानी थी राजपुर और हटक, ठीक है। ये जो 16 जनपद थे ये 2 प्रकार के थे। एक राजतंत्र हुआ करते थे और एक गणतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र आप जानते हो जिसमें राजा का शासन हुआ करता था, वही सर्वे सर्वा हुआ करता था। गणतंत्र में क्या होता था, एक जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुआ करती थी उसमें, जिसमें देखो आप कौशल, वत्स, अवंती, मगध उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र हुआ करते थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली और केस पुत्त के कालाम, रामग्राम के कोलिये और कुशीनारा के मल्ल। पावा के मल्ल थे, पिप्पन लिवन के मौर्य। ये उस समय के और जो गणतंत्र हैं
उन्हों की बात की जा रही है। और वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह थे। तो ये गणतंत्रों में इनको शामिल किया जाता था। राजतंत्रों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे वो कोसल, वत्स, अवंती और मगध जनपद थे। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, और ये राजतंत्र में जाना जाता है। ठीक है, पेज पलटो और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बाद राजस्थान में कौन कौन से जनपद विद्यमान थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जांगल प्रदेश जो बीकानेर और जोधपुर के आसपास का जो एरिया था उसको जांगल प्रदेश कहते थे। मत्स्य जनपद था, सूरसेन जनपद था और एक था सिवी जनपद। तो ये सारे जनपद हमारे कहाँ पे हुए? राजस्थान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक, हेडिंग लगा लेना, राजस्थान के प्रमुख जनपद। फिर हम इन चारों को डिटेल से लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें लिखना वैदिक सभ्यता के विकास क्रम, ये आपको लिखना है, पहली लाइन यहीं से लिखनी है। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम से राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। कब की बात है ये? जब वैदिक सभ्यता विकसित हुई, उसी के विकास में राजस्थान में जनपदों का उदय देखने मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनाइन, ये सब उस समय की जातियाँ हुआ करती थी। मालव जाति, सिवी जाति और अर्जुनाइन जाति, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, बहुत शक्तिशाली जातियाँ थी। ये राजस्थान में आई। ठीक है, कहाँ से? यूनानी आक्रमण होने के कारण ये जो जातियाँ मुख्य रूप से पहले ये भारत में निवास करती थी लेकिन राजस्थान में नहीं थी। तो ये जो मालव, सिवी, अर्जुनाइन, ये जातियाँ जो थी वो राजस्थान में आई और यहीं पर वो निवास करने लग गई। क्यों? यूनानियों के आक्रमण के कारण वहाँ से भाग कर ये जातियाँ, यूनान से नहीं, अपने भारत के किसी और दूसरे हिस्सों से मालव, सिवी, अर्जुनाइन जो जातियाँ थी वो राजस्थान में आकर रहने लगी और यहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लग गई। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो जांगल जनपद था उसको देखते हैं। ये वर्तमान बीकानेर, पहले बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे और जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको महाभारत काल में क्या कहता? जांगल प्रदेश कहते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला भी कहा जाता है, माद्रे जांगला भी कहा जाता है। इस जनपद की जो राजधानी है अई छत्रपुर, क्या थी? अई छत्रपुर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर। जानते हो, नागौर को ही पहले क्या कहा जाता था? अई छत्रपुर। और ये किसकी राजधानी थी? जांगल जनपद की, जो वर्तमान बीकानेर है। बीकानेर के राजा इस जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। तो जाहिर सी बात है, जो वहाँ का राजा है जांगल प्रदेश का यानी बीकानेर का, वो वहाँ का स्वामी था, राजा था, और वो स्वयं को क्या कहता था? जांगलधर बादशाह। ठीक है, बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। तो आप ये 4-5 लाइनें हैं जो जांगल जनप्रदेश में जनपद में लिखेंगे। सबसे पहले तो वर्तमान बीकानेर और जो जोधपुर है उसको महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। इसकी राजधानी अई छत्रपुर थी और जो वर्तमान नागौर है, बीकानेर के जो राजा थे स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बस इतनी सी बात इसमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम मत्स्य जनपद, जो वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। ठीक है, आधुनिक जो अभी का अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसमें आते थे। बेसिकली जो मुख्य रूप से जो मत्स्य जनपद माना जाता है वो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मानते हैं, लेकिन अलवर और भरतपुर का कुछ भाग भी मत्स्य जनपद में शामिल किया जाता था। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, अंडरलाइन करो, विराट नगर थी। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये महाभारत कालीन है।
जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर है बेराट? जयपुर में। यहाँ एक सभ्यता भी विकसित हुई थी, बेराट की सभ्यता। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो यहाँ से, और पहली लाइन को अंडरलाइन कर लेना। ये सब आपको कॉपी में नोट करने हैं। हेडिंग लगानी है, मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर इसमें आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट। क्लियर सभी को? फिर मौर्य शासक बिंदुसार, आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश में बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, यानी जब बिंदुसार मौर्य शासक बनता है और उससे पहले मत्स्य जनपद के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का हिस्सा था और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। और उसके बाद क्या हुआ? पहले चेदी का हिस्सा हुआ करता था और बाद में ये मगध साम्राज्य में मिल गया। तो ये वाली लाइन भी आप यहाँ से अंडरलाइन करो। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का हिस्सा था, उसके बाद कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य में मिल गया, क्योंकि उस समय का जो मगध साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद क्या है? आधुनिक ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र जानते हो, अलवर भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इसकी यहाँ से अंडरलाइन कर लो इसको, ये क्षेत्र महाजनपद में स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, मथुरा तो आप सभी जानते हो, कृष्ण की जन्मभूमि। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई कहते थे और इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे। ठीक है, महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंशियों का शासन था। जानते हो ना, श्री कृष्ण इसी वंश के थे और जिनको यादव कहते हैं, और यादवों को यदुवंशी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका शासन मथुरा के आसपास रहा था और ब्रज प्रदेश में रहा था, जो अलवर भरतपुर का हिस्सा है, और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। इस लाइन को भी अंडरलाइन करो। भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के जो अधिकांश भाग थे वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, अलवर का कुछ हिस्सा तो मत्स्य जनपद में माना जाता था, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग था वो किस में आता था? मत्स्य जनपद में ना आकर के किस में आता था? सूरसेन जनपद में। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से है। सभी जानते हैं मथुरा से श्री कृष्ण का कैसा संबंध है। क्लियर सभी को? तो तीसरे नंबर पे आप लिखोगे सूरसेन। पहला जांगल जनपद, दूसरा मत्स्य जनपद, तीसरा सूरसेन जनपद, और चौथे नंबर पे था सिवी जनपद। सिवी वैसे तो एक जाति थी। देखो आगे, सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। अंडरलाइन करो इसको, सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर। ध्यान से देखना और सुनना, सभी की राजधानियाँ और क्षेत्र और वहाँ के राजा या फिर जो उनकी मुख्य विशेषताएं हैं वो हमें इनमें लिखनी है। जैसे जांगल जनपद जो था वो वर्तमान बीकानेर को कहा जाता था। अहि छत्रपुर इसकी राजधानी थी, जिसको नागौर कहते हैं वर्तमान में। मत्स्य जनपद फिर दूसरा जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी विराटनगर थी और वर्तमान में इसको बेराट कहते हैं, जो कहाँ पर है? जयपुर में ही है। अलवर भरतपुर का कुछ भाग भी इसमें आता था। मत्स्य जनपद शुरू में किसका? चेदी का हिस्सा था। उसके बाद कालांतर में ये किस में मिल गया? मगध साम्राज्य में मिल गया। उसके बाद हमने पढ़ा सूरसेन जनपद। इसमें आधुनिक ब्रज क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो महाजनपद में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और जो यूनानी लेखक हैं ये सूरसेन को सूरसेनोई कहते थे और इसकी राजधानी मथुरा को मैथोरा कहते थे। क्लियर है सभी को? महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंशियों का शासन था, यानी यादवों का, और भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश हिस्सा इसमें आता था और अलवर का पूर्वी हिस्सा भी इसमें गिना जाता है। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से है। ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जो अंडरलाइन कराया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको
उतारना है और लिखना है। ठीक, क्लियर सभी को? आपको ये जो लिखते चलोगे उसके बाद आपको बाद में क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सीवी जनपद, इसकी राजधानी थी शिवपुर। ठीक है, तो राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। उस समय 10 राज्य युद्ध हुआ था, तो उसमें राजा जो सुसीन था उसने अन्य जातियों के साथ इसको भी पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। ठीक है, तो ये जो शिवपुर था वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और कौन सा शहर है? शोरकोट नामक स्थान है। ठीक है, कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो पंजाब से आई हुई सीवी जाति थी वो कहाँ रहने लगी? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गई। ठीक है, और आगे देखो, चित्तौड़ के पास स्थित नगरी, नगरी जानते हो, चित्तौड़ को ही पहले नगरी कहा जाता था। नगरी इस जनपद की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। किसकी? सीवी जनपद की। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इसको। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना बताया गया है या ज्ञात होता है। गुहालेख, गुफाओं के लेख कहते हैं गुहालेख को। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि और संस्थागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। ये जो जनपद है इनकी विशेषताएं हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इसको अंडरलाइन करो। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। ठीक है, जो सर्वाधिक कुलीन हुआ करते थे उन्हीं के हाथों में यहाँ की राज सत्ता हुआ करती थी, और इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनयु विरोध कहा जाता था। अंडरलाइन कर लो, संस्थागार के जो सदस्य थे वो निर्धारित विषयों पर अपने विचार प्रकट करते थे, उसे अनयु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था, और मतदान बहुरंगीय सलाकाए काम में ली जाती थी। जब मतदान किया जाता था तो उसमें बहुत प्रकार की रंग की जो सलाकाएँ थी उनका प्रयोग करते थे। संस्थागार जनपदों के निर्माण की सबसे बड़ी संस्था थी। ये किसी संस्था का नाम था जो जनपदों के निर्माण की बहुत बड़ी संस्था मानी जाती थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में हुआ करता था। विशाल गणराज्य के केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन होने लगा, और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक यानी कम ज़्यादा रूप में इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, यानी उस समय के जो राजतंत्र थे उनकी विस्तारवादी नीति और उनका उदय हो जाने के कारण इन महाजनपदों का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य के बाद शुंग आएंगे, सातवाहन आता है, फिर गुप्त काल चलता है, वर्धन वंश आएगा, पोल वंश आएगा, ये आगे से आगे चलते जाते। तो फिर भारतीय इतिहास में कौन से वंश का उदय हुआ? जब महाजनपदों का पतन हो गया उसके बाद मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश की स्थापना वैसे मानी जाती है 326 ईस्वी के लगभग। ठीक है, ईसा पूर्व 326 ईस्वी के आसपास का इनका काल माना जाता है। ठीक है, तो मौर्य वंश से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से आप इसको राइट लगा लेना, और इससे पहले आप महाजनपद लिखेंगे। उसके बाद राजस्थान के जो जनपदें 4 जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी और जो 4 जनपदें, इनको और इनकी विशेषताओं को नोट करना है। तो यहाँ तक के नोट्स आप बना लेना आज,
और इससे पहले जो महाजनपद थे 16 महाजनपद और राजस्थान के जो 4 जनपद है वो। ठीक है, तो इसके बाद जो मौर्य वंश है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ से आप राइट लगा लेना। और मौर्य वंश से हम 326 ईसा पूर्व के बाद की बातें हम करेंगे। तो लगभग 600 से 326 ईसा पूर्व की बात हम कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे 326 ईसा पूर्व के आगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।